Good morning, children. So, today, once again, we are all together in this class for reading a poetry from your book Flamingo, the poetry written by John Keats. The name of the poetry is A Thing of Beauty. Before going to the text, let us have a look about the poet from the text. John Keats, who was born in 1795 and lived up to 1821, was a British Romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. इस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी को टेक्स्ट वाइज पढ़ने से पहले हम जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा जान लें। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे जिनका जन्म 1795 में हुआ और बहुत ही कम उम्र में 26 साल के उम्र में 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन के शुरुआत में उसने सर्जन बनने की ठानी, डॉक्टर बनने की ठानी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके अंदर एक कवि है और उस कवि को वो जीना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कविता लेखन को अपना जीवन का मार्ग चुना और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कविताएं इंग्लिश में लिखी हैं। उनके समालोचक जो हैं, उनके क्रिटिक्स जो हैं, उनका ये कहना है कि अगर जॉन कीट्स की मृत्यु इतने कम उम्र में नहीं होती तो इंग्लिश लिटरेचर का जो ताज है, जो मुकुट है, वो उनके सर पे होता। ये जो पोएट्री है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक बहुत ही बड़ा पोएट्री जिसका नाम है एंडीमियन। इस बड़े से पोएट्री जिसका नाम एंडीमियन है, वो एक गडरिये की कहानी है जिसका नाम एंडीमियन है। और एंडीमियन बहुत ही खूबसूरत नौजवान था और मून गॉडेस, जो चंद्र की देवी है, वो एक बार पृथ्वीलोक पर आती है और एंडीमियन की ओर आकर्षित हो जाती है। दोनों में वार्तालाप होता है और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और ये उन्हीं की प्रेम कहानी है। तो एंडीमियन जो है बाद में सिंथिया, मून गॉडेस का नाम है, सिंथिया की खोज में वो बहुत जंगल जंगल पर्वत पहाड़ों पर घूमा और किस प्रकार से इस परफेक्ट ब्यूटी को, इस खूबसूरती को खोजने में अपना जीवन निकाला, ये उसकी कहानी है। तो ये जो हमारा छोटा सा पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, इसी बड़े पोएम का, एंडीमियन का एक हिस्सा है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट्स ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार हम जब इस दुनिया में हताश और निराश हो जाते हैं अपने जीवन से, अपने जीवन के कड़वाहट से, उसके कड़वे अनुभवों से, तो किस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य की ओर हमारा मन आकर्षित होता है और किस प्रकार से एक एक प्राकृतिक सौंदर्य या जो खूबसूरती के क्षण हमारे जीवन में आते हैं, वो किस प्रकार से हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं, ये उसी के विषय में पूरी कविता है। तो आइए इस कविता को हम लाइन बाय लाइन, स्टैंजा वाइज पढ़ें और समझें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever,
Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो पहले स्टैंजा में ही कीट्स ने कहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. दुनिया की कोई भी खूबसूरत वस्तु जो होती है वो हमेशा के लिए हमारे जॉय, हमारी खुशी का स्रोत बन जाता है. कोई भी खूबसूरत चीज, चाहे वो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, चाहे मानव निर्मित कोई खूबसूरत वस्तु हो, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, कोई भी खूबसूरत चीज, या हम अपने मित्र के साथ कुछ खुशियों के पल बिताए हों, या हमने किसी ऐसे आश्चर्यचकित चीज को देखा हो जिससे हमें अपार खुशी हुई हो, तो ये सारे खूबसूरत चीज जो हम दुनिया में देखते आते हैं रोज, वो खूबसूरत चीज हमारे मन में उसकी यादें बस जाती हैं और फिर वो कभी खत्म नहीं होता है. ये यादें हमारे मन से कभी नहीं जाती हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. और हम जितनी बार इनकी यादों को हम अपने मन में सजोते हैं या हम कभी भी दोबारा इसको याद करते हैं, तो इसकी खूबसूरती इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. नथिंगनेस का मतलब होता है शून्य या जिसका अस्तित्व ना हो. तो ये जो खूबसूरत चीजें हैं या खूबसूरत पल है, ये कभी भी अस्तित्व विहीन नहीं होता. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बावर का मतलब होता है एक कूल शेड, एक ऐसा शीतल छाया जहां लोग अपने थके हुए तन और मन को विश्राम देते हैं और वापस ऊर्जावान हो जाते हैं. तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, जो खूबसूरत चीजें हैं, वो इट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. ये हमारे लिए एक ऐसा ही शीतल छाया बना लेता है हमारे जीवन में. एंड स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स. और इसी बावर के सहायता से, इन्हीं खूबसूरत क्षणों के यादों से हमें स्वीट ड्रीम्स और साउंड स्लीप, हमें अच्छी नींद आती है और हम अपने नींद में बहुत ही खूबसूरत स्वप्न देखते हैं. एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. और हम अपने जीवन में जब खुश रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम स्वस्थ भी रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम चैन की सांस भी ले सकेंगे. तो पहले ही स्टैंजा में कीट्स ने ये कहा है कि जो खूबसूरत वस्तु है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, उसकी खूबसूरती हमारे यादों के साथ बढ़ती जाती है, और यही यादें हमारे जीवन में, हमारे कष्ट के समय में, हमारे दुखों के समय में एक बावर, एक शीतल छाया का काम करती है. और इस शीतल छाया में हमको चैन की नींद आती है, हमें अच्छे खूबसूरत स्वप्न दिखाई देते हैं और हम खुश रहते हैं. Therefore, on every morrow, we are wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. दूसरे स्टैंजा में कीट्स ने कहा है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो. इसलिए हम प्रतिदिन, मॉरो मतलब होता है टुमारो, आने वाला कल, यानी हम हर आने वाले कल के लिए आर वी रीडिंग. रीद यानी होता है फूलों की माला, और रीडिंग यानी होता है उस माला को गूंथना. तो हम हर आने वाले कल के लिए एक माला गूंथते हैं. कैसा माला? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. हर दिन का, प्रतिदिन का हमारा जो कड़वाहट भरा अनुभव है, जो दुख भरा पल है, उस पल से हम हताश हो जाते हैं. तो उस हताश और निराश को अपने जीवन से दूर करने के लिए हम ऐसे ही खूबसूरत यादों का एक माला गूंथते हैं प्रतिदिन, ताकि हम इस अर्थ से, इस पृथ्वी से अपने आप को बाइंड कर सके, बांध सके. मतलब जीवन हम जीने के लिए प्रेरित हो सके. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस. डिस्पॉन्डेंस यानी होता है निराशा या हताशा. तो इन सारे निराश और हताश के बीच में
स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, इन निराशों के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन यानी होता है अमानवीय। तो हम रोज प्रतिदिन अपने जीवन में बहुत सारे अमानवीय कृत्यों को देखते हैं, बहुत सारा धोखा खाते हैं और बहुत सारे कष्ट के पलों को झेलते हैं। अपने जीवन यापन करने के लिए जब हम संसार में निकलते हैं और जीवन जीने का जब प्रयत्न करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जो इनह्यूमन होते हैं, अमानवीय होते हैं, जिसको हमें सहन करना पड़ता है, जहां पर हमें डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, डर्थ यानी कमी, लैक ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छे आचरण वाले लोगों से या अच्छे सुखद पलों की कमी हो जाती है हमारे जीवन में। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी यानी वही हताशा या निराशा भरे जो दिन हैं, ऐसे दिनों में जहां हम अमानवीय कृत्यों को देख करके और मानव के जो आचरण है, बुरे आचरण है, जिससे वो लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे सब चीज़ों को देख करके जो हमारा दिन बहुत निराश हो जाता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, कभी कभी हम अपने जीवन में अपने जीवन यापन का सामग्री जुटाने के लिए कभी कभी हम अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं, हम खुद दूसरों को कष्ट पहुंचा देते हैं और हमारा जीवन जो है ओवर डार्केंड, जरूरत से ज्यादा अंधकारमय हो जाता है। अनहेल्दी वेज, अनहेल्दी वेज यानी जो बुरे रास्ते को हम अपना लेते हैं अपने जीवन में। मेड फॉर अवर सर्चिंग, अपने जीवन की खोज में, अपने जीवन की खुशियों के खोज में जो हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं और जहां जाने के कारण हमारा जीवन और हमारा दिन जो है वो अंधकार में हो जाता है। तो ऐसे जीवन से दूर जाने के लिए, ऐसे जीवन को पार कर जाने के लिए हम प्रतिदिन फूलों की माला गूंथते हैं। तो ये फूल की माला में हम क्या गूंथते हैं? उन सुखद पलों को, उन सुखद वस्तुओं को, उन खूबसूरत वस्तुओं को जिसको हमने देखा है, जिसकी अनुभूति हमने की है, तो ऐसे पलों को हम गूंथते हैं ताकि हम इस संसार से अपने आप को बांध सके और हम जीने के लिए प्रेरित रह सके। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. तो इस स्टैंजा में कीट्स ने कहा है, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, किन सभी के बावजूद? ये सारे जो कष्टदायक पल हैं उन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ खूबसूरत चीजें, मूव्स अवे द पाल, पाल यानी होता है हमारे जीवन का जो कष्ट है, उसको हम यहाँ पर पाल बोला है। तो हमारे जीवन का जो कष्ट है उसको खत्म कर देता है, मिटा देता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जीवन में हम जब बुरे रास्ते पर चलते हैं तो हमारी आत्मा भी बुरी हो जाती है, हम लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, हम लोगों की बुराई करते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं, लोगों को धोखा देने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये हमारा आत्मा भी जो है वो भी मलिन और दूषित हो जाता है। तो ऐसे समय में जो प्राकृतिक सौंदर्य की चीजें हैं, सच एज द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जैसे कि सूर्य है या चंद्रमा है या इतने सारे हरे भरे पेड़ हैं, बड़े हैं चाहे छोटे हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। यहाँ सिंपल शीप का मतलब है कि भेड़ एक बहुत ही सीधा साधा जानवर होता है, तो यहाँ इंसानों की तुलना भेड़ से की गई है। और यहाँ पर चूंकि कीट्स एक ब्रिटिश राइटर है, तो यहाँ पर एक बिब्लिकल यानी बाइबल की कहानी का रेफरेंस दिया गया है कि जिस प्रकार से ईश्वर भेड़ को चराते थे या उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, उनकी वो रक्षा करते थे, उसी प्रकार से ये जो प्रकृति में सूर्य है, चंद्रमा है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितनी भी सौंदर्य की चीजें ये प्रकृति में है, वो सब हमारे लिए एक बावर का काम करते हैं और हमारे जैसे
सिंपल शीप, सीधे साधे लोगों को जीने के लिए प्रेरित करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत फूल है जो हल्के पीले रंग का रहता है और हिंदी में उसको कहते हैं नरगिस, नरगिस के फूल। तो ये नरगिस के जो फूल हैं वो भी विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ये नरगिस के फूल अधिकांश कहाँ होते हैं? नदी या तालाब के किनारे। और ये अकेले नहीं रहते, ये पूरे झुंड के झुंड रहते हैं, झुंड में होता है। जिस प्रकार से तालाब में कमल खूब सारे खिलते हैं, वैसे भी ये डैफोडिल्स या नरगिस के जो फूल हैं वो तालाब या नदी के किनारे बहुत घनत्व में खिलते हैं। तो विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। रिल्स यानी होती है छोटी नदियां, छोटी छोटी नदियां जो बहती हैं, जो स्वच्छ नदियां, क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक। तो ये जो प्रकृति की चीजें हैं, जैसे डैफोडिल्स है, ये भी कहाँ खिलती हैं? नदी या तालाब के किनारे। जो छोटी छोटी नदियां बहती है वो कहाँ बहती है? वो भी जंगलों के बीच से। तो ये स्वतः अपने लिए एक कवर बना लेते हैं, एक आवरण बना लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए अगेंस्ट द हॉट सीजन। जो प्रकृति के भी जो चीजें हैं, चाहे फूल पौधे हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, इन सभी को भी जीवन में बहुत कष्ट सहना पड़ता है और ये भी अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए अपने लिए आवरण बना लेते हैं। तो ऐसे ही मानव भी है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी होता है कि जंगलों के बीच में, घने जंगल के बीच में घने घनी झाड़ियां होती हैं और उन झाड़ियों में क्या होता है? रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क यानी होता है कस्तूरी। कस्तूरी एक ऐसा वस्तु है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है और उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती है। तो ये मस्क रोज यानी कस्तूरी गुलाब। तो ये घने जंगलों के बीच में ऐसे ही मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब की झाड़ियां खिली हुई होती हैं और इनका जो खुशबू है, ये कस्तूरी गुलाब की जो खुशबू है वो किस प्रकार से जंगल में फैला होता है? जैसे स्प्रिंकलिंग, जैसे हम पानी के छींटे डालते हैं गर्मी के मौसम में तो कितना सुखद अनुभव होता है, उसी प्रकार से ये मस्क रोज जो खिले हुए होते हैं उसका दृश्य भी बहुत सुखद होता है और उसकी जो खुशबू है वो जो पूरे जंगल को महका करके रखती है, ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इस स्टैंजा में बहुत सारे प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में हमें जॉन कीट्स ने बताया है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। डूम्स यानी होता है विनाश। तो डूम्स जो है विनाश में भी एक ग्रैंड्योर यानी ऐश्वर्य, वैभव है। तो कैसे विनाश में वैभव है? वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। जहां पर हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, जैसे हमने किसी विनाशकारी युद्ध को नहीं देखा है लेकिन हम बहुत सारे ऐसे कहानियों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान किया, किस प्रकार से विनाशकारी युद्ध में बहुत लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे महान वीर और वीरांगनाएं जो है जिसकी कहानियां हम पढ़ते हैं और ये कहानी में जो उनकी मृत्यु होती है, उनका जो बलिदान होता है, वो उनके मृत्यु को भी एक ऐश्वर्यमय बना देता है। ऐसे विनाशकारी स्थिति में भी जब हम इन वीर वीरांगनाओं के बलिदान के बारे में पढ़ते हैं तो ये विनाशकारी जो समय है उस समय में वो समय भी हमारे लिए ऐश्वर्य का वक्त हो जाता है, समय हो जाता है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स। तो प्रकृति का सौंदर्य तो हमें खूबसूरती प्रदान करता है, लेकिन मृत्यु भी किस प्रकार से खूबसूरती हमें प्रदान करती है और हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। तो ये कैसा मृत्यु, कैसा विनाश जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए या मानवता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं, ऐसे लोगों का जब हम कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये भी हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब हम अपने दुखों और अपने कष्टों का तुलना इनके जीवन और कष्ट से करते हैं तो हमें वो बहुत कम लगता है। तो ऐसे प्रेरणादायी कहानी और किस्से भी हमारे जीवन
में जीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ऑल लवली टेल्स, टेल्स यानी कहानियाँ, तो ये सारे लवली टेल्स, सारे खूबसूरत कहानियाँ दैट वी हैव हर्ड और रेड, जिसे हमने सुना या पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एंडलेस यानी जो कभी समाप्त नहीं होता, फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, झरना यानी जैसा शीतल जल का झरना होता है, उसी प्रकार से ये कभी ना खत्म होने वाला झरना है। और किस चीज का झरना है? ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत भरा पेय का झरना। कैसा अमृत? अमृत क्या है? अमृत जो है मृत व्यक्ति को जीवन प्रदान करने वाला वस्तु है। तो किस प्रकार से ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है, या वीर वीरांगनाओं का या बलिदानियों का जो कहानी किस्सा है, किस प्रकार से हमारे जीवन में अमृत का कार्य करता है। और ये अमृत कहाँ से आता है? pouring unto us from the heavens spring, हेवन यानी स्वर्ग। तो इस संसार के रचयिता ईश्वर हैं, ईश्वर का वास स्वर्ग में होता है। तो ईश्वर ने इस पृथ्वी को, इस संसार को भी हमें एक स्वर्ग के रूप में प्रदान किया है। और इस पृथ्वी रूपी स्वर्ग में उन्होंने हमको वो सारी खूबसूरत चीज़ों को हमें दिया है जिससे हम हमेशा जीने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो ये जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य हैं, जितने भी कहानी किस्से हैं जो बलिदानियों के हैं, या सूर्य है, चंद्रमा है, या ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम मिलते हैं, जिनके जीवन से हम प्रेरित रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जीवन में अमृत का काम करता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये अमृत जो है, ये अमृत रूपी जो प्रेरणा है, जो हमें शक्ति देता है कष्टों से लड़ने के लिए, अपने अंधकार में जीवन से जूझने के लिए, ये सारा जो है वो हमें ईश्वर के पास से, उनके स्वर्ग से हमें प्राप्त होता है। और ये एक ऐसा झरना है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो इस पोएम में कीट्स ने हमें पोएम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि किस प्रकार से सभी चीज़ें जो इस संसार में हैं वो हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। चाहे हमारा जीवन कितना ही दुखमय हो, कितना ही कष्टमय हो, फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसे पल जो खूबसूरत हैं, चाहे हम खूबसूरत चीज़ को देख करके या अनुभव करके, जो हम उसको अपने मन में संजो कर रखते हैं, जिन क्षणों का, जिन खूबसूरत चीज़ों का हम माला बना करके, एक रैप बना करके अपने जो मन में रखते हैं, और ऐसे ही यादों को हम अपने कष्ट के समय में, अपने दुखों के समय में याद करते हैं, और याद करके स्वप्रेरित होते हैं जीवन को जीने के लिए। इस कविता में यही हमें जॉन कीट्स ने बताने की कोशिश की है। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। जब आप लाइन बाय लाइन इस कविता को पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को गहराई से जब सोचेंगे, तो आपको ये कविता बहुत ही खूबसूरत लगेगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।